नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सोनीपत के खरखोदा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। सोनीपत एसटीएफ ने हिमांशु भाऊ गैंग के 3 शार्प शूटर को किया ढेर। पंचकुला में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सरपंचों के सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, गांवों के विकास की तेज गति हो, ऐसा है सरकार का लक्ष्य। करनाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। कहा, अग्निवीर योजना को लेकर कांग्रेस कर रही दुष्प्रचार। भाजपा नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह ने पीटीसी न्यूज से की खास बातचीत। कहा, हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम के जरिए सरकार से मांगेंगे हिसाब। और हिसार में शोरूम मालिक की हत्या के मामले को लेकर चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री से पीड़ित परिवार ने की मुलाकात। शव का किया संस्कार। कहा, तीनों मांगों पर बनी सहमति। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सोनीपत के खरखोदा में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें सोनीपत एसटीएफ ने 3 बदमाशों को ढेर कर दिया है। जानकारी के मुताबिक एनकाउंटर खरखोदा में हुआ है। पुलिस के आला अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि तीनों ही बदमाश हिमांशु भाऊ गैंग के शार्प शूटर थे। उन्होंने बताया कि तीनों बदमाश हिसार में व्यापारी से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने, मातूराम हलवाई की दुकान पर फायरिंग कर रंगदारी मांगने और मुरथल में शराब कारोबारी के हत्याकांड के मामले में संलिप्त थे, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। मेरे पास 12 तारीख को 3 अपराधियों को दिल्ली पुलिस और एसटीएफ हरियाणा द्वारा लेके आया गया, जो कि ब्रॉड डेड की हालत में लेके आया गया और तीनों को गोलियां लगी हुई थी, तो जिनको यहाँ लाने के बाद चेक करने के बाद ब्रॉड डेड घोषित कर दिया गया। सर, कितनी गोलियां इन बदमाशों को लगी? 3 बदमाशों को करीब, किसी को 3, किसी को 4 और किसी को करीब 5 गोलियां लगी। सर, इस घटना में एक दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर को भी गोली लगी बताई गई है, उसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ जी, उनको एक गोली लगी है और उनका उपचार कर दिया गया है। इधर पंचकुला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सरपंचों के सम्मेलन को संबोधित किया है। वहीं अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने सरकार के अब तक के कार्यों का जिक्र किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि 10 दिन में दूसरी बार सरपंचों से मिलने का उन्हें मौका मिला है और गांवों के विकास की तेज गति हो, ऐसा भाजपा सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि सरकार ने साल 2014 में पंचायतों का बजट 600 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7500 करोड़ रुपए कर दिया है और भाजपा सरकार अंतर जिला परिषदों का भी गठन करने जा रही है। 900 करोड़ रुपया शहरी विकास के लिए और 113 करोड़ रुपया जो एससी बीसी की चौपालें हैं उनके लिए जारी किया है और राज्य वित्त आयोग से 429 करोड़ रुपया वो भी आज जारी किया है। ये लगभग 2400 करोड़ रुपए की राशि आज विकास कार्यों के लिए जारी की है। हमारी सोच है कि गांव का विकास हमारा सरपंच जो गति से करे और जो भी वहाँ की समस्याएं हैं या लोग जो मांग करते हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर पूरा करे। आज एक बड़ी रकम विकास कार्यों के लिए जारी की है। ये गांव के लोगों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा, चाहे फिरनी बननी है या कोई गली बननी है या कम्युनिटी सेंटर बनना है कहीं पर या चौपालों को रेनोवेट करना है, उनकी रिपेयर का है, ये इसके लिए हमने आज बड़ा पैसा जारी किया है और इसका लाभ हरियाणा प्रदेश के गांव के लोगों को और शहर के अंदर भी मिले। करनाल के इंद्री पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लोगों से मुलाकात की है और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इस दौरान अग्निवीर योजना को लेकर कांग्रेस और विपक्ष के दुष्प्रचार पर उन्होंने जमकर तंज कसा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि यह हरियाणा सरकार की गारंटी है कि जिन अग्निवीरों को नौकरी नहीं मिलेगी उन्हें बिना परीक्षा के भाजपा सरकार नौकरी देगी। वहीं उन्होंने राज्यसभा उपचुनाव को लेकर भी विपक्ष पर जमकर जुबानी हमला बोला है। जिस संविधान के बारे में कांग्रेस इस प्रकार से ऊंचा एड़ियाँ उठा के बोलती है, वो ये भूल गए हैं कि उन्होंने ही संविधान की हत्या 1975 के अंदर इमरजेंसी लगाई थी 25 जून को। उस दिन उनकी हत्या, संविधान की हत्या की गई थी। संविधान में कहीं नहीं लिखा था
कि कोई भी सरकार को 5 साल के बजाय 6 साल चलाया जा सकता है। संविधान में कहीं नहीं लिखा था कि मीडिया की सारी जो पावर है, सब जो उनकी जो आज़ादी है बोलने की, उसको छीन लिया जाएगा। संविधान में ये कहीं नहीं लिखा था कि आपके विपक्षी दल के लोगों को जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। संविधान में ये कहीं नहीं लिखा था कि अगर किसी बालक के, नौजवान के अगर थोड़े बाल लंबे हैं तो उसको उठा के काट दिया जाएगा। संविधान में कहीं नहीं लिखा था कि नौजवान जो बिल्कुल 18 साल, 20 साल, 25 साल, 40 साल के लोग भी जो हैं उनकी भी नसबंदी कर दी जाएगी। संविधान इस प्रकार की चीज़ों को वर्जित करता है, जबकि उस समय कांग्रेस ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जिस प्रकार से संविधान को रोंदा, कुचला, मैं समझता हूँ उसकी हत्या की गई है। इसलिए हमने तय किया कि 25 जून को हर वर्ष संविधान हत्या दिवस मनाया जाए। हिसार में शोरूम मालिक की हत्या के मामले में पीड़ित परिवार द्वारा चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात करने के बाद पीड़ित परिवार ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया है। जानकारी के मुताबिक भाजपा विधायक और व्यापारियों ने बताया है कि पीड़ित परिवार की तीनों मांगों पर मुख्यमंत्री से सहमति बनी है, जिसके बाद परिवार ने शव का अंतिम संस्कार किया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पीड़ित परिवार को ही बातचीत के लिए चंडीगढ़ बुलाया था और इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ 2 दौर की वार्ता हुई और दूसरे दौर की वार्ता में तीनों मांगों पर सहमति बनी है। रविंद्र सैनी मेरा बड़ा भाई था, मैं उसका छोटा भाई कृष्ण हूँ। आज जो ऑटो मार्केट के व्यापार मंडल के सभी इकट्ठे हो गए, उन्होंने अपना शीर्ष आदमी चुनकर मित्तल जी को भेजा था। उनके साथ और टीम के श्री अतर सिंह सैनी, पृथ्वी सिंह सैनी और राम कुमार चेयरमैन जी, इनकी साथ में अगुवाई करके और हमारी वकालत एमएलए साहब द्वारा की गई और एमएलए साहब द्वारा उन्होंने ठोस जोर लगाया इनके लिए और सीएम साहब ने सबका मान सम्मान करते हुए जो मांगे रखी गई वो मान ली और आज रविंद्र सैनी का दाह संस्कार कर दिया गया है। आज जो मुख्यमंत्री जी से मीटिंग हुई, वो मीटिंग नहीं थी। मीटिंग तो एक अलग चीज़ होती है। हम तो दुख की घड़ी में गए थे। एक तरफ तो हमारा भाई का शव यहाँ था, आंसी बंद की कॉल थी, लेकिन फिर भी मजबूरी में हमें चंडीगढ़ जाना पड़ा। परिवार की मजबूरी को देखते हुए मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई। पहले तो परिवार को प्रति संवेदना प्रकट की उन्होंने और हमारी 3 मांगें थी। शहर की 3 मांगें थी। प्रमुखता से गुंडों का इलाज, जो उन्होंने 48 घंटे का समय दिया है। पुलिस बहुत करीब लग चुकी है, पता लग चुका है। दूसरा, उसके बच्चे की सरकारी नौकरी क्वालिफिकेशन के मुताबिक। अब वो बच्चा, उसका बीटेक है, बीटेक के हिसाब से उसको जेई की नौकरी हमारे को हाँ भरी गई है। दुखी मन से माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने गए, क्योंकि शहर में इतनी बड़ी ट्रेजेडी होने के बाद हमारी मंशा थी कि इस परिवार को, क्योंकि हमारा वो भाई रविंद्र तो वापस नहीं आ सकता, मगर कुछ ही ना किसी तरह इस परिवार की मदद की जा सके, क्योंकि ये कानून की लड़ाई लड़ते लड़ते मैं तो ऐसे व्यक्ति को कहूँगा कि ये समाज के लिए एक किस्म की शहादत है, क्योंकि कोई भी आदमी बैड एलिमेंट्स के खिलाफ गवाही देना नहीं चाहता। हर आदमी को भय लगता है और इसी तरह से बैड एलिमेंट बढ़ता है। जब उनको सज़ा नहीं मिलती तो बैड एलिमेंट बढ़ जाता है। हमारे इस रविंद्र ने बड़ी हिम्मत के साथ अपनी ड्यूटी निभाई और बैड एलिमेंट्स के खिलाफ गवाही दी और उसी गवाही के परिणाम स्वरूप ही उसे कल गोली का शिकार होना पड़ा परसों। बहुत दुख की बात है परिवार के लिए, जहां दुखदाई है, मैं समझता हूं पूरे शहर के लिए, पूरे इलाका के लिए और पूरे स्टेट के लिए बहुत दुखदाई है। हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम को लेकर पीटीसी न्यूज ने पूर्व मंत्री और भाजपा नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह से खास बातचीत की है। इस दौरान बीरेंद्र सिंह ने कई मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा है, सुनेगा। कहा गया है कि हरियाणा मांगे हिसाब, जनता हिसाब मांग रही है, कांग्रेस हिसाब मांग रही है। तो ये 10 साल का हिसाब मांग रही है या 5 साल की जो सेकंड टर्म है उसका मांग रही है, क्योंकि उसमें 2 पार्टियां जो है शामिल थी सरकार में, उसमें जजपा भी थी। दोनों बातें हैं। वो 5 साल का जो हिसाब था उसमें तो इतना ही हुआ कि 75 से 40 पे आ गए, और अब ये 5 साल का जो हिसाब है ये ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें तो मुझे लगता है कि जनता हिसाब ही नहीं
मुझे लगता है कि इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो क्रिमिनल सेक्शंस लगाए जाएंगे। नई जो ये बनी है ना इंडियन पिनल कोड की जगह दूसरी, उसके सेक्शन ढूंढने पड़ेंगे कि करप्शन का कौन सा सेक्शन है और लोगों को चीट करने का कौन सा है, झूठ बोलने का कौन सा है। मैं तो कई बार ये सोचता हूँ कि जो घोषणा पत्र हैं सभी दलों के, उन पे भी कोई ना कोई रोक होनी चाहिए ताकि लोगों को हम मिसलीड ना करें कि हम तो स्वर्ग में ले जा रहे हैं, स्वर्ग होगा तो ले जाओगे ना। तो इस तरीके से मैं सोचता हूँ कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कानूनी कार्रवाई भी मांग सकती हैं। सिर्फ यही नहीं है कि जनता हिसाब तो कोई भी दे सकता, अपने सीए की रिपोर्ट दे देंगे, सिट की रिपोर्ट दे देंगे, लेकिन जनता ये भी चाहती है कि इन चीज़ों को भविष्य में रोकने के लिए कोई ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जिसमें लोगों को लगे कि अगर हम गलत हैं तो जेल की सलाखें भी तैयार हैं। एक पार्टी अब सत्ता में है, दूसरी पार्टी विपक्ष में है, तो वो दोनों से हिसाब है। मैंने फिर एक बार सवाल दोहराया आपसे कि दोनों से हिसाब है कि एक से, और जो आपने धाराओं का जिक्र किया, तो कांग्रेस पार्टी सरकार में आएगी, वो धाराएं लगाएगी, या कौन जो है इस तरह की धाराएं या इन्वेस्टिगेशन करेगा? ये कोई और थोड़ा करेगा, जो जिसकी सरकार होगी वही करेगा। ये तो सीधी बात है, कहीं बाहर से थोड़ा करनी है। आपने कहा 70 से 75% जो जनता है वो जो है वोट कांग्रेस को देना। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। हाँ, मैंने ये कहा 70 से 75% लोग जो मतदाता हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं। तो कांग्रेस के पक्ष में कैसे लाए जा सकते? मैं यही कह रहा हूँ कि कांग्रेस जितना, अब 2-2.5 महीने का समय है, सही, जितनी ताकत से, जितनी मेहनत से और जितनी एक होके काम करेगी उतने अच्छे रिजल्ट आएंगे। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर इनेलो बसपा के गठबंधन को लेकर पीटीसी न्यूज ने इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा के साथ खास बातचीत की है। इस दौरान रामपाल माजरा ने प्रदेश में इनेलो बसपा गठबंधन की सरकार बनने का दावा किया है। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा है, सुनिए। प्रदेश के लोगों की इच्छा थी, हर क्षेत्र से ये मांग आ रही थी कि कमेरे वर्ग के लोग एक मंच पर इकट्ठे हों। बहुजन समाज पार्टी का मतदाता और कार्यकर्ता भी कमेरा है और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का भी कार्यकर्ता कमेरा है। ये गठजोड़ दोनों के बीच में हुआ है और पहले भी हमारे गठबंधन हुए, हमने राजनीति में आयाम भी स्थापित किए और इसी प्रकार से प्रदेश के लोगों की इच्छाओं के मुताबिक हमने ये गठबंधन किया है और हम आने वाला चुनाव जो हरियाणा प्रदेश की विधानसभा का होगा उससे जीतेंगे और हरियाणा प्रदेश में गठबंधन का परचम लहराएंगे। मुख्यमंत्री की भी घोषणा हो चुकी है कि अभय सिंह चौटाला सरकार बनती है तो उनको मुख्यमंत्री के तौर पर जो है कुर्सी पर बैठाया जाएगा। तो क्या लगता है आपको कि सीटों का भी इसमें बंटवारा है? 37 सीटों पे बसपा लड़ेगी, 53 सीटों पे इनेलो लड़ेगी, तो कौन कौन सी ऐसी सीटें संभावित हो सकती है जिसपे इनेलो अपना दावा करेगी? आपको इस गठबंधन के बारे में हमारे नेताओं के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बातें सुनी है कि 53 पे हम इंडियन नेशनल लोकदल लड़ेगी, 37 पे बीएसपी लड़ेगी। इसमें भी कोई हार्डली ये संख्या वो नहीं, हम और भी सीटें छोड़ देंगे। जहाँ पे जिताऊ उम्मीदवार होगा हम उसे जिताएंगे और सम्मान विचारधारा के लोगों को भी इकट्ठा करने के लिए प्रयास करेंगे और हमारी बातचीत भी कई दलों के साथ चल रही है। हम उनको लाएंगे और इस गठबंधन में शामिल करेंगे और जीतेंगे। अभय सिंह चौटाला ठीक कहा है हमारे आकाश आनंद जी ने कि अगर हम बहुमत हासिल करते हैं तो हमारे स्वाभाविक नेता वही हैं, उन्हीं को मुख्यमंत्री का पद मिलेगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने के बाद भाजपा नेता और पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति हुड्डा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान कृष्णमूर्ति हुड्डा ने केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद आप नेताओं द्वारा भाजपा पर निशाना साधने वाले बयानों पर पलटवार किया है। भाजपा नेता ने कहा कि केजरीवाल की जमानत को आम आदमी पार्टी ऐसे दिखा रही है जैसे वो इस केस से बरी हो गए हों, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जमानत मिलना अलग बात है, लेकिन केस खत्म नहीं हुआ है। इस दौरान उन्होंने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी आड़े हाथ लिया है। ऐसा बेल लेना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। बेल मिलना का मतलब ये नहीं कि उसके मुकदमे खत्म हो गए,
बेल मिलने का मतलब ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने उसको बरी कर दिया है। सुशील गुप्ता तो ये प्रचार कर रहे हैं कि जैसे उसको बरी कर दिया है। अरे बरी होता तो उससे पहले तो मनीष सिसोदिया वो 1.5 साल 2 साल से अंदर है, सतेंद्र जैन है वो अंदर हैं। अगर उनके केसों में दम है तो कोर्ट ने ना तो मनीष सिसोदिया को बेल दी ना सतेंद्र जैन को दी, और एक उन पर केस एक क्या कई केस हैं। और जो अपने आप को महा ईमानदार कहता रहा है कि अरविंद केजरीवाल महा ईमानदार कहता, महा ईमानदार आज उनके ऊपर सबसे ज्यादा आरोप है। अब मैं दिल्ली गया था, आज मुझे लोग कह रहे थे कि ये तो उन पे आरोप लग रहे हैं उनके ऊपर कि इन्होंने कॉरपोरेशन की टिकटें भी बेची, इन्होंने एमएलए की टिकटें भी बेची, इन्होंने एमपी की लोकसभा राज्यसभा दोनों, ये मतलब आरोप लग रहे हैं। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।